तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 8 का डिस्कशन करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, बस मैं आपको मेथड बता सकता हूँ कि मेथड में करना कैसे होगा। और जो चीजें कुछ छूटी होंगी तो मैं आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो देखिए आपका ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बच्चों यहाँ पर एक जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो दो पॉइंट्स बना लेते हैं। तो वो दो पॉइंट्स बच्चों क्या होंगे? एक पॉइंट है 0, -13/2 और एक है 26/3, 0। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट फॉर्म के बाउंड फॉर्म में बनी होगी। ऐसा अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो दिखने लगेगा। अब जो इस लाइन की इक्वेशन तो आप निकाल ही लेंगे। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? y-y1। दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू ब्रैकेट x-x1। इसमें बच्चों आप किसी को भी x1y1 और x2y2 लेट कर सकते हैं। बच्चों इससे आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म की आ जाएगी। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे आपको क्या डालना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, क्योंकि बच्चों किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस पूछी जाती है तो वो डिस्टेंस तो खूब सारी हो सकती है ना, लेकिन हमें कौन सी निकालनी होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों कैसे निकालते हैं उसका जनरल फॉर्मूला मैंने बता रखा है। आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट्स हो गए x1y1 और नीचे एक लाइन गिवन है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होती है बच्चों वो आप निकालते हैं मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको उसका पैरामीट्रिक फॉर्म से प्रूव भी कराया था कि किसी पॉइंट से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ ये होती है। तो आप इसको डायरेक्टली याद करिए। और बच्चों अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट निकालने हो तो वो भी मैंने आपको तरीका डन करा रखा है। क्या होता है बच्चों? x-x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus times ax1 plus by1 plus c upon अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मुझे याद रखिएगा अंडर रूट यहाँ पे नहीं होता है, तो सिर्फ होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये होता है। अगर आपको मान लीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो लेट्स से m, तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। और अगर बच्चों उस पॉइंट की अगर मान लो इमेज निकालनी हो 3, -5 की, तो आप इमेज कैसे निकालोगे? आप लिखोगे x-x1 अपॉन a इज इक्वल टू y-y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, और ऊपर वाला हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, और नीचे वाला हो गया इमेज के लिए। बच्चों अगर आपको इमेज फाइंड करनी है तो आप ऐसे यूज करोगे। ठीक है, और अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आप ऐसे यूज करोगे, ऊपर वाला स्टेप। तो बच्चों बस इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों आपको बहुत स्टैंडर्ड अब याद हो गया होगा, और बहुत इसको आप एग्जाम में यूज कर ही लेंगे, मतलब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने कराया भी और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी ताकि ये बात आपको याद रहे। मेरे ख्याल से आप जानते पहले से होंगे, लेकिन बस ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम वाले दिन याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। एग्जाम वाले दिन बच्चों नहीं याद आया तो समझ लो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बच्चों ये आपके पास आ गया सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों, तो मैं कम ही वर्किंग करूंगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूंगा। चलिए, लिखा था इक्वेशन ऑफ अ base of equilateral triangle is x plus y equal to 2 and the vertex is 2, -1। तो बच्चों इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो हो सकता है और बहुत जल्दी कर ली जाएगी, है ना। तो बच्चों वर्टेक्स दिया है और आपको बेस की इक्वेशन दी है। वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, -1, और आपको जो बेस है BC उसकी इक्वेशन दी है
इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या पूछ रहा, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके पास कई सारे मेथड हो सकते हैं करने के लिए। आप एंगल्स भी जानते हैं, 60 60 60 होता है, और एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो 30 30 30 भी होता है। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका एल्टीट्यूड निकाल लोगे। तो एल्टीट्यूड कितना होता है, वो एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो जल्दी से बच्चों लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अंडर रूट होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना अंडर रूट आप लगाए नहीं, ये रूट टू होता है। तो बच्चों ये मॉड के अंदर कितना है, या टू, और फिर ये हो गया -1 -2 विच इज -3 अपॉन रूट टू। तो बच्चों 2 -3 इज -1, और -1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लेंथ हो जाएगी 1/√2। तो बच्चों आपके पास एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई। और वैसे तो हम बच्चों जानते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ ए होती है तो हम एल्टीट्यूड की लेंथ भी जानते हैं, क्या होती है, क्या होती है, √3a/2। ये बच्चों एल्टीट्यूड की लेंथ भी होती है ना। तो बच्चों यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, और ए क्या होगी, ट्रायंगल की साइड होगी। वही आपका क्वेश्चन है। बस आपको बच्चों अलग से ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होता है वो √3a/2 होता है, और जो एरिया होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों √3a/√2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चों ए आ जाएगा √2/3। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो गया। और आप करना चाहें तो आप बेस एंगल 60 डिग्री यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह यूज करके भी क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। तो बाय द वे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को करने का मेथड। तो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हो सकता है अभी भी ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से नहीं हो रहे हो, उनको कॉन्सेप्ट्स ही ना क्लियर हो। तो आप देख लीजिए, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है तो आपसे जेईई मेंस एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। तो बच्चों दो अगर पैरेलल लाइंस होती है तो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनके स्लोप सेम होते हैं। तो पैरेलल लाइंस की जो बच्चों इक्वेशन होती है उनको मैं ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मान लो यहाँ C1 है, तो दूसरी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो बच्चों दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो उनके स्लोप सेम होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे दोनों को स्लोप सेम है क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है। क्योंकि स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अच्छा बच्चों मैं इसी के साथ में आपसे एक और बात भी पूछ लेता हूँ साथ ही में। मान लीजिए आपके पास इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इस वाली लाइन की इक्वेशन गिवन है। मैं अगर आपसे पूछूं इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो तुम कहोगे सर ये तो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन अगर डायरेक्टली लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आप अपना समय ना खर्च किया करिए, डायरेक्ट बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो लिख दिया करिए। और लैम्डा निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन में डाटा जरूर कुछ ना कुछ दिया जाता है। बाय द वे बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो हर जगह से सेम होती है, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब बच्चों हमको तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में तो कोफिशिएंट सेम है ही नहीं। तो कोफिशिएंट बच्चों कभी कभी सेम आपको बनाने पड़ते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट देखिए तो उसमें 6 और 8 है। तो आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 13/2 इक्वल टू जीरो। ये बन गई बच्चों
बच्चों इक्वेशन 1, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 14/3 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। अब तो बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको यूज करना था C1 माइनस C2। तो बच्चों हम लिखेंगे C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर सक्सेसफुली निकल करके आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, तो बच्चों कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए आपको डिवाइड करके इक्वेशन को उस फॉर्म में ले जाना पड़ता है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों ये जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि काफी इजी है, लेकिन ये भी कई सारे बच्चों से नहीं होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल लाइज along the line 4x plus 7y plus 5 equal to 0. Two of its vertices minus 3 comma 1 and 1 comma 1. Find the equation of other three sides. तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास रेक्टेंगल दिया है, तो हम रेक्टेंगल को ही बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद उसमें से किसी एक साइड की इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब हमको पता नहीं कौन सी साइड है, लेकिन हम एक साइड मान लेते हैं। दिस इज 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, अगर जो इसका स्लोप होगा इसका भी स्लोप होगा। ठीक है, तो मान लो इसका स्लोप है m1, तो हमने इसको m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और बगल वाली लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो उनका स्लोप हो जाएगा m2। तो m2 हो जाएगा बच्चों 4/7। कितना हो जाएगा, 4/7। तो बच्चों डायग्राम बनाते ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। इसको सही से लिख देता हूँ, इसमें m1 m2 बराबर -1 होता है। दिस इज योर 7/4। ओके, अब बच्चों हमको क्या करना है, हमारे पास दिए हैं कि दो वर्टिसेस आपके पास गिवन है। बच्चों जो वर्टिसेस गिवन रहते हैं, सबसे पहले काम ये होता है कि उन वर्टिसेस को बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहाँ प्लेस करें। तो सबसे पहले आप इनको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के चेक कर लिया करिए। ये बच्चों ने उसको पुट किया, तो ये हो गया बच्चों देखो -12 और ये हो गया +12। इसका मतलब ये 0 आ रहा है। इसका मतलब एक वर्टेक्स तो यहीं पे कहीं लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे, यानी कि -3, ये मैंने लाई करा। दूसरा बच्चों चेक करते हैं वो कहाँ लाई करता है। फिर से आप क्या करिए, लाइन की इक्वेशन लिखिए, और लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद उसमें 1,1 पुट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से जब आप इसमें 1,1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 1,1 अब इस लाइन पे नहीं होगा, उसको आपको कहीं और प्लेस करना है। तो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। कहाँ प्लेस करेंगे बच्चों, बच्चों सोच के बता दीजिए कहाँ प्लेस कर सकते हैं आप 1,1। क्या बता सकते हैं 1,1 को कहाँ प्लेस करेंगे, किधर प्लेस कर सकते हैं। भाई ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि 1,1 यहाँ पे तो आएगा नहीं। अब वो 1,1 की बारी या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर आने की है। तो मैं कहाँ पुट कर दूं 1,1, तो आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, वो तो अगर जो कैलकुलेशन होगा वो समझ में आ जाएगा। So that उनका y coordinates है। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब यहीं पे प्लेस कर देते हैं। ये बात बच्चों आपने बहुत लॉजिक की कही कि सर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम है, तो सर उसको यहीं पे प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब बच्चों रेक्टेंगल की इक्वेशन लिख देते हैं ABCD। अब तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब आप सारी साइड्स की इक्वेशन एक झटके में लिख सकते हो। जैसे अगर आपको AD की इक्वेशन लिखनी है, तो AD के लिए क्या चाहिए आपको, उसका स्लोप चाहिए, वो 7/4 है। पॉइंट चाहिए 1,1 है। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। उसके अलावा बच्चों अगर आपको CD की इक्वेशन चाहिए, तो CD की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि उसका स्लोप -4/7 है और पॉइंट क्या है 1,1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CD की इक्वेशन लिख देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
उसके बाद बच्चों हमको बीसी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप हमको बता सकते हैं कि बीसी की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? यस बेटा बताइए। तो अगर कोई बालक है तो वो बिल्कुल बता सकता है कि हम इक्वेशन लिखने के लिए क्या करें। हम वेट करते हैं। सो 1,1 यहाँ पे वो किसकी स्लोप 7/4 है, तो इस लाइन पे लाइन ही करेगा, नहीं कर रहा लाइन। इधर अप्लाई करेगा। 1,1 को उधर प्लेस कर दें। चलो। तो बच्चों देखो आपने कहा कि 1,1 को सर वहां ना प्लेस करो क्योंकि उससे लाइन का जो स्लोप है वो 7/4 तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब 1,1 यहाँ पे प्लेस करके चेक कर लो। 1,1 ये बच्चों ने प्लेस कर दिया। अगर बच्चों अब हमने प्लेस कर दिया तो मेरे ख्याल से अब बीसी लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। एडी लाइन की क्वेश्चन आप लिख चुके हैं। टीसी लाइन की भी क्वेश्चन आ जाएगी और एबी की तो इक्वेशन की भी नहीं। तो उसका मतलब बच्चों फिर सारा काम हो गया। बस आपको चेंज क्या करना है वो आप देख लो। आपको चेंज करना है एडी लाइन की इक्वेशन। ठीक है। एक बार हम लोग उसको दोबारा कर लेते हैं। जस्ट वेट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को किसकी इक्वेशन लिखनी है? एडी लाइन की। तो चलिए एडी लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। एडी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप पता है 7/4, पॉइंट पता है -3,1। तो इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों बीसी लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। उसका स्लोप कितना है? सेम है 7/4, पॉइंट क्या है? 1,1। तो बच्चों इक्वेशन लिख देते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। बच्चों एडी की हो गई, बीसी की हो गई, एबी की आपके पास गिवन। अब आपके पास बची सीडी की। तो सीडी की इक्वेशन के लिए उसका स्लोप पता है -4/7, पॉइंट पता है 1,1। तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अब तो ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन का दी एंड हुआ। तो बच्चों जब आपने क्वेश्चन किया तो आपने देखा कि जो गलतियां हो सकती है वो आपने कैरी ऑन किया और उसको समझ करके कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों कई बार क्या होता है क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे करना होगा तब जा करके आंसर आएगा। बच्चों जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइएगा। वीडियो को पॉज करिए। सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल circumscribing द रेक्टेंगल। ये जो बच्चों लाइन का स्टेटमेंट लिखा है ना, कई बच्चे तो ये लाइन का स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाएंगे कि ये लिखा गया है। लिखा है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल circumscribing द रेक्टेंगल। डायगोनल कितना है? बच्चों मैं बता नहीं सकता क्या होगा। अब आपको सोचना होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहले तो यही बात आती है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ धीरे धीरे। देखिए ये बच्चों मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। देखता हूँ क्या कर सकते हो। पहले रेक्टेंगल ना बना के सर्कल बनाते हैं। सर्कल बना दिया। बच्चों इसके अंदर रेक्टेंगल प्लेस करता हूँ। ये बच्चों मैंने रेक्टेंगल इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है। ये बच्चों रेक्टेंगल मैंने प्लेस कर दिया इसके अंदर। अब रेक्टेंगल प्लेस करने के बाद इसमें कह रहा है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है। अब कह रहा है कोई एक डायमीटर है सर्कल का जो क्या करता है? सरकमस्क्राइब करता है रेक्टेंगल को। तो बच्चों अगर आप डायमीटर कैसे बनाओगे? ऐसे बना दोगे डायमीटर। अब आपको सोचना पड़ेगा कि डायमीटर आप ऐसे बनाओगे कि डायमीटर आप ऐसे बनाओगे। मतलब जो लाइन की इक्वेशन है वो आपको कैसे बनानी है ये आपको सोचना तो पड़ेगा। ये पॉइंट्स तो बच्चों देखो उसमें लिखा क्या है? ये भी लिखा है कि जो पॉइंट्स हैं ए बी
वो आपके पास गिवन है रेक्टेंगल ABCD, तो अभी पता पड़ जाएगा कि अगर ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बच्चों चेक कर लो जरा। ए पॉइंट क्या है, -3,4, मेरे ख्याल से बच्चों ये नहीं कर रहा है। और बी पॉइंट जो है 5,4, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ए से नहीं पास कर रहा होगा और नहीं ये बी से पास कर रहा है। तो बच्चों हो सकता था अगर आपके पास ए और बी पॉइंट ना गिवन होते तो आप हो सकता था उसको डायगोनली पास कराते, है ना। लेकिन क्वेश्चन पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि डायगोनल होगा, लेकिन जब हम लोग कर रहे हैं तो पता पड़ा डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ए और बी पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, बनाओगे तो डायामीटर सेंटर से पास करता हुआ, लेकिन उसको डायामीटर है लेकिन वो डायगोनल नहीं होगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी बच्चे एक अनोखा ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सर लिखा तो है क्वेश्चन में लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन अब क्यों नहीं, जैसा क्वेश्चन हुआ है, if A and B are the points given है, क्या ना, find the area of the rectangle। तो बच्चों आपको भरोसा नहीं होगा, बच्चों आपको भरोसा नहीं होगा कि आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, अब आप ये क्वेश्चन दोबारा कर, तो ये कितनी जल्दी हो पाता है ये डिपेंड करता है। तो तुम कहोगे सर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो सर सबसे पहले ए बी की लेंथ तो सर तुरंत आ जाएगी, तो पहले सर ए बी की लेंथ हम निकाल लेते हैं, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो सर हम फटाक से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा बेसिकली 8 हो जाएगा, कितनी लेंथ हो जाएगी, 8 यूनिट्स हो जाएगी, क्योंकि 4 - 4 तो 0 ही हो जाएगा। बच्चों जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको एक अजीब सा एक रिलेशन भी मिलना होगा कि यार ए बी का एक बार स्लोप चेक करो। ए बी का जब आप स्लोप चेक करोगे पता क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ए बी अगर स्लोप ही 0 आ रहा तो ए बी लाइन कैसे हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसी का स्लोप 0 होता है। ये तो बच्चों जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे थे वहां पे आपने ध्यान दे दिया, ये लेंथ आ गई 8। So इसका मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर तो ये point। यस बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। तो जो आप चाहते हो तो उसकी प्रूविंग भी रहती है, लेकिन आप इसको याद रखो कि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि चलो चेक करते हैं, लेकिन बच्चों हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, So तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो तब ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, हम लोग ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यार एज्यूम क्यों करेंगे, सीधा सीधा एक्स कोऑर्डिनेट पता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन हो जाएगी। लेकिन मान लो आपका ध्यान ही नहीं गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब क्या करोगे। सो इस लाइन की इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटर में। हाँ सही बात है। मान लो किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा है, उसने नेट कर लिया कि मान लो ये अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, धीरे धीरे कहेगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी तो इस लाइन का स्लोप क्या था, 0 था, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। क्यों भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/0, मतलब 1/0, मतलब इंफिनिटी, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप इंफिनिटी होता है। अब बच्चों इस पॉइंट का भी आपको नोटेशन पता है कि ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कितना होगा बच्चों, 5 - 3/2 यानी कि 2/2 विच इज 1, एंड 4 + 4/2 यानी 8/2, 8/2 4। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों, पॉइंट आ गया, लाइन का स्लोप पता है तो इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं, है ना। किस लाइन की, दिस इज ओ एंड दिस इज सी, ओ सी लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, ये बच्चों तब बता रहे जब किसी का ध्यान नहीं जा रहा सही से। दिस इज y - y1 is equal to m times x minus x1, ऐसे तो लिखेंगे। क्यों भाई, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आएगी, x = 1। एक्स इक्वल टू हाँ, तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x = 1, क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो उसकी इक्वेशन बच्चों x = 1 आएगी। आप देखो, आप चाहे इससे सॉल्व करोगे
तो y माइनस 4 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आया? अब बच्चों x इक्वल टू 1 लाइन को, x इक्वल टू 1 लाइन किसकी इक्वेशन है? ओसी लाइन की इक्वेशन। उसको सॉल्व कर लो किसके साथ? 4y इज इक्वल टू x प्लस 7 के साथ। तो आपके पास बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब बच्चों आपके पास वो पॉइंट आ गया अल्फा कॉमा बीटा जो आपको निकालना था। तो पॉइंट कितना निकल के आ गया? 1,2। और बच्चों अगर ये पॉइंट निकल के आ गया 1,2 तो आपके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? कहोगे सर इक्वल कॉर्ड्स जो होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इक्वल कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस होती है ना वो सेंटर से इक्वल होती है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, अब आप ओ पॉइंट निकाल चुके हो, सी पॉइंट पता है, तो ओसी डिस्टेंस निकाल करके उसको डबल कर दो तो रेक्टेंगल की ब्रेथ आ जाएगी। लेंथ पहले से पता है, एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन टफ नहीं था, बस उसकी स्टार्टिंग आपको देखनी थी, और ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आप एग्जाम में कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि डाटा कम है, सॉल्व कैसे करें, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वगैरह वगैरह। तो बच्चों हम जल्दी से ओसी डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं। तो ओ पॉइंट आपका है 1,2 और जो आपका सी पॉइंट है वो है 1,4। तो आप जल्दी से बच्चों को बता दीजिए जो ओसी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। दिस इज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2। और बच्चों ए बी हमको पता ही था कितना है, 8। तो बच्चों जल्दी से ओसी इंटू ए बी कर दो, ये आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओसी को डबल कर लेना, वो ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ बच्चों जब तभी निकलेगी जब आप ओसी को डबल करोगे, तभी एरिया आएगा। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 8 4 जा 32 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अभी भी लग रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा नहीं होगा आपसे। वैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, ये थ्योरी है एक तरह की। तो अगर आप करना चाहो तो उसको कर सकते हो, या अवॉइड करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या लिखा। ठीक है, फाइंड द कंडीशन दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राफ formed by the lines are at right angles। क्या लिखा है? फाइंड द कंडीशन। अच्छा, कंडीशन बतानी है ताकि इसके डायगोनल्स क्या हो? राइट एंगल्स पे। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राफ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, वही तो कहा गया है, पैरेललोग्राम आप बना लो सबसे पहले। ये बन गया पैरेललोग्राम। तो नहीं बन पाया, दोबारा बनाते हैं। शायद बनाना पड़ेगा बच्चों हाथ से। अब ठीक है, अब कुछ पैरेललोग्राम लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों चलिए लाइन की इक्वेशंस लिखते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ऊपर लिखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इस लाइन की इक्वेशन होगी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब जो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको फाइंड द कंडीशन दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम formed by the lines, find the condition that the diagonals of a parallelogram formed by the lines are at right angles। तो जो आपको कंडीशन बतानी है ताकि ये एंगल किसी भी तरह से 90 डिग्री हो जाए। So, 90 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कंडीशन क्या होगी? क्योंकि चारों पॉइंट्स निकाल के वो ऊपर पेंडिकुलर करके बहुत बड़ा निकलेगा। ये बच्चों सोचिए इसको कैसे करेंगे।
तो बच्चों मैंने आपके साथ अभी ऑफलाइन काफी देर तक डिस्कस किया, मैं इस बात को ऑनलाइन आपको दोबारा समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे कहा था कि आपके पास पैरेललोग्राम की चारों साइड्स के बने। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। फिर आपसे कहा गया कि ये जो डायगोनल्स है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों उसके लिए समझाने के लिए मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा जो पैरेललोग्राम की लाइंस है उनको उठा के एक्सटेंड कर दो। देखो मैंने एक्सटेंड किया अभी आपके साथ, ठीक है। जब आप एक्सटेंड करोगे और उसका डायगोनल फिर आप अलग से देखोगे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि यार कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट हो गया। और सर ने तो क्लास में इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट का मतलब बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीचों बीच अगर कोई लाइन हम पास कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका एंगल बाइसेक्टर। नहीं समझे? इस एंगल बाइसेक्टर का मैंने बच्चों प्रूफ भी करवाया था कि आप एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, उस वेरिएबल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी डिस्टेंस यहां से होगी उतनी डिस्टेंस यहां से होगी। ठीक है, ये आप मेरे ख्याल से आप लोग को सबको बात याद आनी चाहिए। हम ओवरऑल मिलाकर के ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप पैरेललोग्राम की इन दो लाइंस को देखेंगे, समझ पा रहे हैं? दोबारा बताएं, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, अगर आप इन दो लाइंस को देखेंगे और इनके आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे, तो उसमें एक एंगल बाइसेक्टर तो बेटा अभी हमने आपके सामने बनाए हैं, वो ग्रीन कलर से आपको समझ में आ रहा है। देखो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो बच्चों दूसरा एंगल बाइसेक्टर बनेगा ना, वो भी आप बनाना चाहो तो वो भी मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ। ये इसका दूसरा एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स हैं। और एंगल बाइसेक्टर्स बच्चों आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स बच्चों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। इस बात को आप जस्टिफिकेशन में लेना चाहो तो मैं आपको दोबारा जस्टिफाई कर देता हूँ। लेट से बच्चों देखो, ये पहला एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। देखो मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ बच्चों। कोई तो एंगल गिवन होगा ना, लेट से मान लो ये एंगल है 20 और 20, ठीक है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल सेम होंगे 20 20। तो बच्चों नीचे भी यही एंगल क्या होगा 20, और ये भी होगा 20। अब बच्चों जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है तो उसके भी एंगल सेम होंगे। अब हमको पता नहीं हो क्या है, हमने मान लिया ये एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ये पूरा एंगल देखोगे, देखो ये पूरा एंगल कितना होता है 180। तो जब आप 20 + x + x + 20 = 180 करोगे तो कितना आएगा? एक्स की वैल्यू जरा बताएंगे। एक्स की वैल्यू आएगी 70। तो बच्चों जब एक्स की वैल्यू 70 आएगी तो आपको ये बात देखो क्लियर कट नजर आनी चाहिए कि आपका ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल कितना है 90, है कि नहीं 90? तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर्स तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होते हैं ना। बात समझ में आई? तो बच्चों जब आप ये जो दो लाइंस है ना, जो पैरेललोग्राम में दो लाइंस लिखी है, आप इनके एंगल बाइसेक्टर की जरा इक्वेशन लिखो। लिखो पहले इक्वेशन लिखो। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरे की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो बच्चों प्लस साइन लेंगे तो पहला एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। प्लस साइन लेंगे बच्चों तो पहला एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, और माइनस साइन लेंगे बच्चों तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्यों भाई? अब बच्चों ये जो दोनों बाइसेक्टर्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहला बाइसेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, और दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन। यानी हमें दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस पता पड़ चुकी हैं, और वो दोनों लाइंस किसके अलॉन्ग है, डायगोनल के अलॉन्ग। और डायगोनल हमको आपस में परपेंडिकुलर दिखाने हैं। तो बच्चों आप दोनों लाइंस की इक्वेशन यहाँ पे निकाल चुके हो। अब एक प्लस साइन के साथ इक्वेशन लिखना, एक माइनस साइन के साथ इक्वेशन लिखना, दोनों लाइंस की यानी कि दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन आ जाएंगी, और उनके स्लोप का प्रोडक्ट आप -1 कर देना। जैसे ही बच्चों उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि ये दोनों डायगोनल्स आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है?
मेरे ख्याल से आप बच्चों सभी को क्लियर है। तो अब आप क्या करिए, प्लस साइन के साथ इक्वेशन अलग लिखिए, माइनस साइन के साथ इक्वेशन अलग लिखिए। उसको लिखने के बाद आप क्या करिए, दोनों के स्लोप्स निकाल के उनका प्रोडक्ट माइनस वन कर दीजिए, आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको करना है m1 m2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन का हो गया दिया। थैंक यू। तो बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो बच्चे ज्यादा करते, दिमाग नहीं लगाते। बच्चे ये सोचते हैं कि यार लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो एक पॉइंट से लाइन पे डाला गया, परपेंडिकुलर की लेंथ डायरेक्टली लिख देते हैं। तो आपने क्या किया, उसको डायरेक्टली ना यूज करके कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर को आपने दोनों इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल फॉर्म में। तो बच्चों क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बच्चों दूसरी वाली लाइन जो है नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहां पे पी होता है ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, और वही हमें चाहिए थी। तो तुमने दूसरी लाइन को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब अल्फा बच्चों कुछ भी हो सकता है, अल्फा की जगह एंगल, अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पे भी आपने ध्यान से देखिए, इसको कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने पर यहाँ पर आपको नजर आने लगा आपका P1। तो बच्चों आपको P1 नजर आ रहा है, P2 नजर आ रहा है, उठा करके सब कुछ आपने इसमें पुट कर दिया। जैसे ही आपने पुट किया, ये सिंप्लीफाई करने पर वही आ गया जो आपकी रिक्वायरमेंट। तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। बाकी सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से विजिबल है। तो ये एक जिस मेथड से किया, उस मेथड से बहुत ही कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। एक मेथड नंबर 2 की तरह ट्रीट करिए, और ये आपका नॉर्मल फॉर्म को यूज करके क्वेश्चन किया गया। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहां पे अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल, और जो पी होता है बच्चों वो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में जो सबसे बड़ी बात है वो उसके डायग्राम की। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आपको क्वेश्चन खुद रियलाइज होगा कि क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करती है, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट्स द पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस को मीट करती है, और किस रेशियो में डिवाइड करती है, लिखा है कि ओरिजिन जो है पी और क्यू को डिवाइड करता है, पी क्यू लाइन सेगमेंट को 3:4 रेशियो में। अब बच्चों ये ओरिजिन से पास करती हुई लाइन है, तो आपने इसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx लेट कर ली, और उसको दोनों लाइंस के साथ सॉल्व कर दिया, तो आपके पास p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और उसके बाद हमने मान लिया कि ये रेशियो जो डिवाइड करता है ओरिजिन लाइंस को, वो रेशियो कितना है, k:1। क्योंकि बच्चों कभी भी हमसे रेशियो पूछा जाता है तो हम k:1 ही मानते हैं। तो ओरिजिन इस लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट लिख दिए o के। बच्चों जब हम o के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो o का x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो मैंने पूरे कोऑर्डिनेट नहीं लिख करके सिर्फ x का o कोऑर्डिनेट लिखा है, o का x कोऑर्डिनेट लिखा है, और उसको इक्वल टू 0 कर दिया। वहां से बच्चों a आ गया, और क्वेश्चन 100% प्रूफ हो गया। बाकी सॉल्यूशन बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आ जाए।